भैरव के तानों में जो धमकी थी वो यति को परेशान कर रही थी। आखिरी बात। वो वो क्या? बाद में बताऊंगा। क्यों? बाद में क्यों? अभी बता दो, अभी ही बता दो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम तो कुछ कहने के लायक वैसे भी नहीं हो। ठीक, मत बताओ फिर। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें अपनी कब्र खुद ही खोदने का शौक है शायद। इतना कहकर भैरव यति के पास उठकर वहीं पास ही रखी टेबल के नीचे से एक डिब्बे को निकालकर यति के सामने रखते हुए उससे कहने लगा, चोट में दवा लगा लेना। भैरव उठकर झोपड़ी से बाहर चला गया। यति भैरव के घर जाते ही एक गहरी सांस लेते हुए उसी बिस्तर पर लेट गई। थैंक यू गॉड, तुमने बचा लिया। मौका मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, बस तब तक बचा लो मुझे। धीरे धीरे शाम होने को आई थी। यति खुद को दवा लगाने के बाद चुपचाप उसी बिस्तर पर लेट गई थी। लेकिन फिर यति ने देखा कि भैरव बाहर फूटी हुई मटकी की जगह दूसरी मटकी को रख रहा था और उसके पास ही रखे हुए बर्तनों को सरकाकर दूर कर रहा था। यति ने उठने की कोशिश की। उसके सिर का दर्द बढ़ने लगा। यति के पांव जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इस पर यति जैसे ही उठकर खड़ी हुई, एक बार फिर से जमीन पर जोरों से गिरी और इस बार जब वो गिरी तो उसे होश ही नहीं आया। गिरने की आवाज सुनकर भैरव बाहर से दौड़कर कमरे में आया और यति को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा। तुम हर वक्त हर जगह गिरती पड़ती क्यों रहती हो? शांति से बैठा नहीं जाता क्या तुमसे? या फिर मेरे घर में तुम आई ही इसलिए हो कि हजार चीजें तोड़ पाओ? भैरव के डांटने पर भी यति वैसे ही लेटी थी और कोई जवाब नहीं दिया। इस पर भैरव धीरे से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से यति पर चिल्लाने लगा, मैंने कहा उठो। लेकिन यति बिल्कुल भी नहीं हिली। इस पर भैरव ने यति के पास बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ पलट कर देखा। उसकी सांस भी धीमी चल रही थी। साथ ही साथ उसके सिर में लगी चोट से हल्का सा खून और पस नजर आ रहा था। जब भैरव ने यति को हाथ लगाया तब उसने महसूस किया कि शरीर छूने पर बेहद गर्म था। उसका शरीर बुखार में तप रहा था। भैरव ने अपनी आंखों, अपनी उंगलियों को मसलते हुए खुद से ही परेशान होते हुए यति को देखने लगा। अरे यार, अब ये क्या नई मुसीबत है? लेकिन अगले ही पल भैरव का ध्यान यति की चोट पर गया। शायद इसकी चोट की वजह से इसकी ये हालत हुई है। भैरव ने जल्दी से यति को गोद में उठाया और फिर उसे बिस्तर पर लिटाते हुए तकिए को उसके सर के नीचे रख दिया। यति का बदन बुखार में तप रहा था और अब वो धीरे धीरे कांपने लगी थी। इस पर भैरव ने वहीं पास रखे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और फिर एक कपड़े को पानी में भिगोते हुए यति की हथेलियों और पांव में उस पानी के कपड़े को रगड़ने लगा। भैरव ने कपड़े को उठाकर उंगलियों में लपेट लिया और फिर हल्के हल्के से उसके घाव को साफ करने लगा। घाव साफ करते ही उसमें से खून बहने लगा। खून देखकर भैरव ने उस चोट को कपड़ा रखते हुए जोरों से दबा दिया। भैरव को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि घाव की वजह से ही यति को बुखार आया और यति बेहोश हुई थी। उसकी हालत देखते हुए भैरव सोच में पड़ गया कि अब वो यति को छोड़कर अगर किसी वैद्य या हकीम को बुलाता है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन यति को ऐसी हालत में छोड़ना सही नहीं होगा। मुझे लोगों से जितना दूर रहना होता है उतना ही सबको मेरे सिर पर बैठना होता है। भैरव ने यति के गालों को थपथपाते हुए कहा, तुम मुझे सुन रही हो क्या? सुनो। भैरव के गाल थपथपाने पर यति बेहोशी की हालत में ही धीरे से आंखें खोलती है और फिर आंखें पलटकर उन्हें बंद कर लेती है। मुझे तुम्हारी दवा लाने के लिए किसी वैद्य हकीम को बुलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं इधर। कुछ देर अपना ध्यान रख लोगी ना? सुन रही हो क्या? भैरव को पता ही नहीं चल रहा था कि यति उसकी बातें सुन भी रही थी या नहीं। इस पर भैरव ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया कि वो जल्दी से जाकर खुद ही वैद्य को ले आएगा। भैरव ने थोड़ा जुगाड़ लगाकर कपड़ों को वापस से पानी में भिगोया और फिर गीले कपड़ों को चीरते हुए उसके टुकड़े किए। उसने कपड़ों को यति के हाथ और पांव में लपेट दिया जिससे पानी की पट्टी खुद ही होती रहे। भैरव ने यति के ऊपर चादर भी डाल दी जिससे यति को लग रही ठंड से बचाया जा सके। भैरव ही साथ बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन साथ ही यति के लिए सारे काम किए जा रहा था। भैरव जैसे ही उठकर झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा, उसके पांव वहीं रुक गए क्योंकि उसे बर्तन के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। भैरव ने जब पलट कर देखा तो पाया कि यति दर्द में कराह रही थी और उसी में उसका हाथ उस पानी के बर्तन पर लग गया था जिसमें कपड़ा भिगोकर भैरव ने यति के हाथ पैरों पर लपेटा था।
अब यति के बिस्तर पर भी पानी गिरा हुआ था। भैरव के पास सिर्फ एक ही बिस्तर था। यति के कपड़े भी लगभग भीग से गए थे। इस पर भैरव यति के पास आया और उसे गोद में उठाते हुए उस गीले बिस्तर को देखने लगा। यति को अकेला छोड़ना भी अब उसे सही नहीं लग रहा था। कहाँ फंस गया हूं मैं? भैरव ने फैसला किया कि वो यति को खुद से ही वैद्य के पास लेकर जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे गांव में थे जो सुख सुविधाओं से दूर नहीं था। भैरव ने यति को गोद में उठाकर जल्दबाजी में उसे अपनी जीप तक लेकर जाने लगा। एक नौकर ने भैरव को यति के साथ जल्दबाजी में जीप की तरफ जाता देखा। इस पर वो घबरा गया और भागकर अंदर बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब, मालिक, दुल्हन के साथ मैंने भैरव को देखा। भैरव तो काफी गुस्से में दिख रहा था। वो दुल्हन को गोद में उठाकर जीप की तरफ भागा जा रहा था। बहुरिया को गोद में उठाकर जा रहा है? अरे मालिक, सुबह बहुरिया झोपड़ी के नाम से काफी घबराई हुई थी और काफी देर तक झोपड़ी के बाहर ही खड़ी हुई थी। मैंने जितना देखा उस हिसाब से तो भैरव और दुल्हन ने घर में झगड़ा किया हुआ सा महसूस हुआ। मालिक, थोड़ी ही देर बाद पानी की मटकी बाहर गिरी फूटी सी मिली और भैरव उसे समेटकर दूसरी मटकी रख रहा था। माफ करिएगा मालिक, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में भैरव दुल्हन का उसके गांव वापस लेकर जा रहा हो? अगर अब वापस वो गांव में पैर रखा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे जाकर देखो कि मामला क्या है। कहीं भैरव ने बहुरिया के सिर पे मटकी तो नहीं फोड़ डाली? उस मंद बुद्धि को अकल भी नहीं है कि किसी के साथ कैसे रहते हैं। जंगली है वो, उसका दिमाग हर समय खौलता रहता है। जल्दी जाओ रे। बाबा साहेब को यति से ज्यादा भैरव की फिक्र हो रही थी, क्योंकि भैरव के गुस्से से हर कोई वाकिफ था और भैरव यति के साथ कैसा बर्ताव करने वाला था, इन सब की खबर हर किसी को थी। इस पर बाबा साहेब को एक दूसरी चिंता भी थी कि अगर भैरव ने यति को वापस उसके गांव में छोड़ा तो भैरव के लिए खतरे की बात होगी, क्योंकि दोनों ही हवेलियों के बीच और इन दोनों ही गांव के बीच काफी सालों से कुछ भी सही नहीं चल रहा था। कई सालों पहले ऐसी कुछ अनहोनियां हुई थी और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिनके चलते नारायण महल और सूर्य हवेली दोनों के ही बीच कभी न मिटने वाली दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, और साथ ही इन दोनों के ही गांव के बीच में आना और जाना दोनों की ही मनाही थी। और क्योंकि अब ऐसे में यति और भैरव की शादी का फैसला किया गया था, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी। बाबा साहेब का मन घबराने लगा था। उनको ये डर था कि भैरव ने अगर दोबारा उस गांव में पैर रखा तो इस बार शायद बात हाथ से निकल जाए। दोनों नौकर जब भैरव को देखने के लिए बाहर पहुंचे, भैरव जीप लेकर निकल चुका था। मालिक, जब तक हम पहुंचे भैरव दुल्हन को लेकर जा चुका था। अब क्या करना चाहिए? खबर कर देगा सबको? बुलाओ सबको, आदमी तैयार करो और हथियार लेने को बोलो उन्हें। अगर भैरव उस गांव गया है तो हमका उसे बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लाना होगा, वो भी बहुरिया के साथ में। हमरे गांव का एक भी आदमी उस गांव के आदमी के सामने झुकना नहीं चाहिए। और ख्याल रखना इस बात का कि सबके हथियार धारदार होने चाहिए। भैरव यति को लेकर दवाखाने पहुंचा, जहां यति का इलाज किया जा रहा था। यति के सिर की चोट में खून तो बंद था, लेकिन उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था और यति भैरव की गोद में आने से मना करती थी। लेकिन भैरव ने यति के हाथों को अपनी बेल्ट से कसकर बांधते हुए यति के चेहरे को देखा। उसने देखा कि यति की आंखें अब सूजने सी लगी हैं। भैरव ने यति के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर अपने हाथों से उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए उससे धीरे से कहा, सुन रही हो मुझे? परेशान मत हो, इस दवाखाने में हमें अच्छी दवा मिल जाएगी। भैरव ने सावधानी बरतते हुए यति को वापस से गोद में उठाया, लेकिन फिर भैरव को अचानक ही ध्यान आया कि यति ने पहना क्या है। यति ने उसके ही कुर्ते को पहना था। इस पर भैरव ने सीट के पास एक छोटे से बैग में चादर को रखा हुआ था। उसने चादर को निकाला और फिर यति के चारों तरफ लपेटते हुए कहने लगा, क्या मजबूरी है? तुम सुन रही हो? सुनो, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? तुम सोना मत, बस थोड़ा सा रुक जाओ, सब ठीक कर दूंगा मैं। भैरव जल्दी से उस दवाखाने में बैठे वैद्य के पास पहुंच गया। इस लड़की को देखो, इसके सिर में चोट लगी थी और इसकी हालत अजीब हो गई है। देखो इसे। इन्हें ये चोट कब लगी थी? शायद कुछ 5 या 6 दिनों पहले। किस चीज से चोट लगी थी इन्हें? लगता है जैसे चोट जहर बनाने का काम कर रही है। डरने की कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा नहीं फैला है शरीर में। लोहे से चोट लगी थी क्या इन्हें? मुझे नहीं पता, तुम इलाज करो ना इसका, तुम वैद्य हो। हाँ, इलाज भी हो जाएगा। पहले आप इन्हें यहाँ मरीज की जगह पर लिटा दीजिए। जब तक इनके जख्म पर मरहम पट्टी ना कर दूं, तब तक इनके हाथ पकड़ कर रखिएगा ताकि ये हिला ना पाए दवा पट्टी के वक्त।
भैरव ने यति को सामने मरीजों के बेंच पर लेटा दिया और फिर वैद्य ने अपने पास से ढेर सारी रुई और कुछ दवाइयां निकाली यति के घाव को साफ करने के लिए। वैद्य ने जब यति का बुखार देखने के लिए उस पर से चादर हटाई तब पाया कि यति के हाथ बंधे हुए थे। ये क्या? माफ करना, लेकिन दवा खाने में मैं हर एक मरीज को और उसके साथ आए सदस्य को एक ही नजरों से देखता हूँ। इस लड़की के हाथ क्यों बांधे हैं? क्या आपने इसको अगवा किया है या फिर आपने इसका ये हाल किया है? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते, जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल जानता हूँ आपको मैं, लेकिन इस समय इस लड़की की जान बचाने के लिए आप इसे मेरे पास लेकर आए हैं। बताइए, इसके हाथ क्यों बंधे हैं? इसके हाथ इसलिए बांधे हैं क्योंकि ये दवा लेने से आनाकानी कर रही थी। हाथ ना बांधता तो ये भी यहाँ ना होती। अब दवा पट्टी करो और मुंह मत चलाओ। इस पर यति के मुंह में थर्मामीटर रखते हुए वैद्य यति का जख्म साफ करने लगा। इन्हें काफी तेज बुखार है, इनके सिर की पट्टी तो मैं कर दूंगा और इन्हें दवा देकर मैं इनके चोट में बन रहे जहर को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन इन सब में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे और उस बीच आपको इस लड़की को यहीं रखना होगा। ये यहाँ नहीं रह सकती है और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इसे लेकर यहाँ पड़ा रहूं। तुम चाहो तो नारायण महल आ सकते हो, पैसे जितने भी चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा बाबा साहब से। जिस तरह आपका मरीज आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए सारे ही मरीजों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता और आपको भी यहाँ से नहीं जाना है। अब आपको मरीज के साथ रुकना है या नहीं ये आप देख लीजिए, लेकिन मरीज 2 दिनों तक यहीं रहेगा, क्योंकि जब तक इसकी हालत में सुधार नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, बीच में अगर इनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई तो नारायण महल से दवा खाने का रास्ता भी इनके लिए भारी पड़ जाएगा। तुम पहले इसका इलाज करो और उसके बाद बताना कि आगे क्या करना है। जांच करनी होगी इस लड़की की, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी जानकारियां चाहिए। हाँ पूछो। इसकी उम्र क्या है? मुझे ठीक से नहीं पता। भैरव की बात को सुनते हुए वैद्य ने भैरव की तरफ हैरानी से देखा। वैद्य यति के घाव को साफ करते हुए उस पर मरहम लगा रहे थे। इसने सुबह से कुछ खाया है? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखने में ऐसा लगता है जैसे काफी कुछ हुआ है इस लड़की के साथ, क्योंकि सिर्फ चोट लगने से ऐसी हालत नहीं हुई। मतलब? यति की हालत देखते हुए वैद्य जी ने अपनी बात भैरव के सामने रखी। कई बार मरीज के दिमाग पर भी कई तरह की चीजें असर कर जाती हैं। ये लड़की सदमे में है, इसे अच्छे माहौल में रखने की जरूरत है। इसके शरीर पर यह दाग बेहद अजीब है। देखकर ही सारी कहानी साफ दिख रही है। वैद्य यति की गर्दन पर लगे हुए उन दांतों के निशान की तरफ इशारा कर रहे थे जो उस पर बने हुए थे। तुम्हें इसकी जन्म कुंडली निकालनी है या इसे दवा देनी है? बाबा साहब के घर से हो, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि लोगों को तुमसे किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। दवा खाने में जो जगह खाली हो उस पर इस लड़की को लिटा दो जाकर। यहाँ पर मेरे बाकी मरीज भी आते हैं, मुझे उनकी दवा पट्टी भी करनी होती है। मैं एक दवा का पर्चा बना रहा हूँ, उसे अपने साथ रखो। इतना कहकर वैद्य ने भैरव को अपने साथ आने के लिए कहा। इस पर भैरव उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जिसे अपने साथ लेकर आए हो उसका नाम पता है या वो भी नहीं पता? यति, शायद यही नाम है उसका। यति? अच्छा, मरीज से आपका रिश्ता? कुछ भी नहीं। मरीज की उम्र कुछ 22 या 23 साल की लग रही है। नब्ज नाड़ी काफी धीमी चल रही है। कुछ 2-3 दिनों में वो वापस से ठीक हो जाएंगी। अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया है तो सबसे पहले उन्हें कुछ खिलाइए, फिर मैं उन्हें बाकी की दवाएं दे दूंगा। दवा का असर रहेगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और ये सोती रहेंगी, लेकिन आपको उनके पास हर वक्त रहना है ताकि कोई भी खतरा या कोई भी गड़बड़ देखते ही हम उनका इलाज वापस कर दें। क्योंकि उनके शरीर में जहर है तो हमें खास ध्यान रखना होगा। वैसे भी इस समय पूरे गांव में लाल बुखार फैला हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप मरीज को अकेला ना छोड़ें। भैरव ने यति को गोद में उठाया और फिर से ले जाकर वहीं एक बेंच पर लेटा दिया। यति अभी भी बेहोश थी, साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी। वो शायद अपने होठों को हिलाकर कुछ बड़बड़ा रही थी और भैरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भैरव ने उसके हाथ धीरे से खोल दिए और फिर धीरे से अपने कानों को यति के होठों के पास लेकर आ गया। मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। मुझे मत मारो, बख्श दो। तुम लोग मुझे क्यों बेचना चाह रहे? यति बार बार खुद को ना बेचे जाने के लिए भीख मांग रही थी।
शायद यति के दिमाग में वो सब घूम रहा था जब उसे अगवा करके बेचा जा रहा था। लेकिन इन्हीं बातों के बीच उसने एक बार एक अलग बात भी कही। जो मेरी माँ के साथ हुआ मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। मुझे नफरत है तुम सबसे। यति का बुखार जोरों पर था। इस पर भैरव ने जल्दी से उसके एक हाथ को पोंछना शुरू कर दिया। आसपास के मरीज भी यति के बड़बड़ाने पर उसे और भैरव को देखने लगे थे। इस पर भैरव ने माथा से कोड़ते हुए उन मरीजों से कहा, शांति से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाओ तुम लोग। इस लड़की की तरफ या मेरी तरफ देखने की कोशिश भी की ना, अपनी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। धीरे धीरे शाम से गहरी रात होने लगी थी और उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि यति को दवा दी जा चुकी थी, लेकिन यति ने अभी भी कुछ नहीं खाया था। इस पर दवा खाने में काम करने वाले एक कर्मचारी ने भैरव के पास आकर कहा, सुनिए, मैं आपको जानता हूँ। मेरे बाबा भी नारायण महल में काम करते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। इस पर भैरव ने बिना वक्त गंवाए उस कर्मचारी से कहा, कुछ खाने के लिए मिल सकता है, जैसे कुछ दाल या दलिया। इस पर उस कर्मचारी ने अगले ही पल दवा खाने की रसोई से एक पतली सी दाल का कटोरा लाकर दिया। भैरव ने उस कटोरे को हाथ में लेते हुए कर्मचारी से कहा, अब इसे तुम भी पियो। इस पर उस कर्मचारी ने अपने पास से एक चम्मच निकालते हुए उस दाल में से एक चम्मच खुद पी लिया और फिर भैरव से कहने लगा, मालिक ये सुरक्षित है, आप चिंता ना करिए। इस पर भैरव ने यति के गालों को थपथपाते हुए यति से कहा, खाना खा लो, खाना आ गया है तुम्हारा। लेकिन यति ने बदले में कुछ भी जवाब नहीं दिया। आप चाहे तो भाभी जी को मैं खाना खिला सकता हूँ। इस पर भैरव ने उसे घूर कर गुस्से में देखा, लेकिन कर्मचारी ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, क्योंकि ये खुद अभी होश में नहीं है या फिर दवा का असर है और ये नशे में है। एक काम करिए ना, आप इनका सिर अपनी गोद में रखिए और फिर धीरे से इनका मुंह खोलकर दाल का चम्मच उनके मुंह में डालिए, वरना तो ये खाना नहीं खा पाएंगी। कर ली मुझ पर अपने ज्ञान की बारिश, हो गया ना? तो अब मुझे ज्ञान मत दो। तुमने खाना दे दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे बाबा को भी शुक्रिया कह दूंगा कि उन्होंने तुम्हें अच्छी तालीम दी। इस पर वो कर्मचारी वहां से चला गया और बाकी मरीजों की देखभाल करने लगा। भैरव बड़ी मुश्किल महसूस कर रहा था कि वो यति के साथ क्या बर्ताव करे। इस पर उसने यति के सिर को धीरे से उठाया और फिर उसके पास बैठते हुए उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। भैरव ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किया और फिर खुद से ही कहने लगा, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यति दर्द में करहाते हुए लेटी हुई थी। इस पर यति के सिर को अपने हाथों से थामते हुए भैरव ने एक चम्मच दाल कटोरी से उठाया और फिर यति के होठों से लगाते हुए उसे दाल पिलाने लगा। दाल कभी यति के मुंह में चली जाती तो कभी उसके गालों से लुढ़क कर उसके बालों में लग जाती। भैरव यति के चेहरे को साफ करता और फिर अपने रुमाल से ही उसके बालों से दाल को पोंछने लगता। भैरव परेशान सा होने लगा था क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं किया था। किसी तरीके से बेहोश यति ने दाल के कुछ चम्मच पी लिए थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं पी पा रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। भैरव उसे देखते ही घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। अरे कोई है, देखो इसे आकर, इसको कुछ हो रहा है। वैद्य ने एक बार फिर से यति की नाड़ी देखी। इसने कुछ चम्मच दाल पी है बस, क्या हो गया इसे? ना ना, शरीर में अनाज गया है ना, अब उसकी गर्मी से सब ठीक हो जाएगा। इनका बुखार भी ठीक होने लगेगा और इन्हें दर्द भी कुछ ज्यादा महसूस नहीं होगा। आप परेशान ना हो। वैद्य वहां से चले गए। इस पर भैरव ने यति के सिर को अपने गोद में ही रहने दिया और एक बार फिर से उसके शरीर की पट्टी करने लगा। भैरव का ध्यान यति की गर्दन पर बने उन दांतों के निशान पर गया जो गहरे काले रंग के हो चुके थे। भैरव की नजर यति के माथे की तरफ गई। उसने देखा कि यति ने अपने दोनों भौहें समेट रखी हैं, जैसे वो परेशान या बेचैन हो। इस पर भैरव ने उसके माथे को देखते हुए धीरे से अपनी एक उंगली यति के माथे की तरफ बढ़ाई और फिर अपनी उंगली को यति के दोनों बाहों के बीच रखते हुए उसे हल्के हल्के से सहलाने लगा। भैरव ने जैसे ही अपनी उंगली से यति के माथे को सहलाया, यति को शायद आराम सा मिलने लगा था और उसने अपनी समेटी हुई भौहें ठीक कर ली और फिर गहरी नींद में सोने लगी। यति गहरी नींद में सो ही रही थी कि तभी उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और भैरव के हाथ को धीरे से थाम लिया। यति के हाथ थामने पर भैरव ने अपने हाथ को यति के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना ही वो अपने हाथ को यति के हाथों से खींचता, यति उतनी ही तेजी से उसके हाथ को खुद से और भी ज्यादा चिपका लेती। इस पर भैरव ने गहरी सांस लेते हुए इधर उधर देखा। कोई भी भैरव को नहीं देख रहा था।
भैरव ने अपने हाथ को एक बार फिर से खींचकर यति के हाथों से दूर करना चाहा, लेकिन इस बार यति ने भैरव के हाथ को छोड़कर एक करवट ली और भैरव की गोद में सिर रखते हुए उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से जकड़ लिया। नजारा कुछ ऐसा था कि भैरव बैठा हुआ था, यति का सिर उसकी गोद में था और करवट लेते ही यति ने भैरव की तरफ सिर घुमाया और अपने दोनों ही हाथों को आगे बढ़ाते हुए भैरव की कमर को अपने घेरे में ले लिया। भैरव अचानक ही एकदम से शांत हो गया, उसकी धड़कन तेज होने लगी। भैरव ने धीरे से नजर घुमाकर यति की तरफ देखा। भैरव ने अपने सीने पर हाथ रखा और उसने पाया कि उसकी धड़कनें पहली बार इतनी तेज थी, जबकि किसी को मारने से पहले भी उसे इतना अजीब महसूस नहीं हुआ था। इधर एक तरफ भैरव की नजरें 2 पल के लिए यति पर जम सी गई थी, वहीं उधर दूसरी तरफ वही बाबा साहेब को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि भैरव शायद गुस्से में यति को उसके गांव वापस छोड़ने जा रहा है। दोनों ही गांव में अनबन इस हद तक थी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सूर्य हवेली में जैसे ही सबको पता चला कि बाबा साहेब अपने आदमियों के साथ हथियार लेकर गांव की सीमा तक आ चुके हैं और वो सीधे सूर्य हवेली में ही जा रहे हैं, सबके होश उड़ गए। ठाकुर दिग्विजय ने अपने बेटे और दामाद सूरज से कहा, जब तक कोई सामने से हमला ना करे कोई भी हमला नहीं करेगा। अपने हथियारों को अपने हाथ में रखना, इशारा मिलने के बाद या कोई हरकत के बाद ही प्रतिक्रिया देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठाकुर दिग्विजय का एक पुराना नौकर रघुनाथ बाहर के काम और वहां के सभी नौकरों को संभालता था। उसने ठाकुर दिग्विजय से कहा, मालिक, मुझे ऐसा लगता है यति बिटिया को चारा बनाने की ही तलाश में थे वो लोग। अगर यति बिटिया खतरे में हुई तो? पूरी हवेली में सनसनी मची हुई थी। सोते हुए लोगों को उठा दिया गया था और उन्हें हमले से बचने और हमला करने के लिए सावधान किया जा रहा था। साथ ही यति का बड़ा भाई अंकुश खामोशी से सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपने पिता की बातों को सुन रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हें हमला करने के लिए यति का सहारा लेने की क्या जरूरत होगी भला? एक बात सुन लो तुम, वो लड़की हमारी थी ही नहीं कभी। उन लोगों की गलत फहमी है कि उसको चारा बना के सूर्य हवेली के शेरों को हरा पाएंगे। अंदर बात चल ही रही थी कि तभी एक नौकर बाहर से भागता हुआ हवेली के अंदर आया। मालिक, मालिक, बाबा साहब ने सीमा पार कर ली है। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को बंधक बनाकर डाल दिया और साथ ही वो हवेली की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मालिक, उनके साथ काफी आदमी है। मारा नहीं आदमियों को? उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। जान नहीं ली? नहीं मालिक, बस जो लोग सीमा पर पहरा दे रहे थे उन्हें कैद कर दिया और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप कहें तो रास्ते में बारूद बिछा दे, सबके सब एक साथ ही उठ जाएंगे। इस पर रघुनाथ ने उस नौकर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए उससे कहने लगा, जब दुश्मन खामोशी से आगे बढ़ रहा है तो खून खराबा काहे चाहते हो तुम? वैसे ही दुश्मनी काफी नहीं लग रही है तुझे? कोई भी, यहाँ खड़े हर आदमी से कह रहा हूँ, कोई भी उस गांव के एक भी आदमी पर हाथ नहीं उठाएगा जब तक सामने से कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए। मालिक की इज्जत का सवाल है और साथ ही मासूम लोगों की जिंदगी का। ए रघु, शराफत वहाँ दिखानी चाहिए जहाँ सांप जहरीला ना हो, लेकिन हमरा मानना है कि सांप चाहे कितना ही छोटा काहे ना हो, जहरीलो ही होवत है। लेकिन ये बात गजब की है कि उसने किसी की जान नहीं ली। गांव के बीच से गुजर रहा है लेकिन सब सुरक्षित हैं। जाकर देखो मामला का है। राम्या के पति ने राम्या से फुसफुसाते हुए कहा, अरे यार, ये लोग इतनी शराफत क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है। दुश्मन अपने दरवाजे पर आ रहा है, उसे फंसाकर उसकी जान ले ली जाए तो बुरा क्या ही है इसमें भला? मेरे पल्लू में छुपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यही बात बाबा के सामने रखो ताकि उनको भी तुम्हारी काबिलियत दिखे। मर्द हो, आगे बढ़ो। मैं यहाँ दादी से बात करूंगी। अब तुम जाओ बाबा के साथ। समझ रहे हो ना कि तुम्हें क्या करना है? राम्या की बात सुनकर सूरज आगे बढ़ा और फिर दिग्विजय से कहने लगा, बाबा, बड़े भैया, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। दुश्मन को हवेली के बाहर ही रोक लेना चाहिए। यहाँ खड़े होकर ये सब बातें करने का वक्त नहीं रहा। और वैसे भी ये बात सही है, दुश्मन जब अपने दरवाजे हमला करने आए, वो भी हथियारों के साथ, तो उसका स्वागत सत्कार नहीं करना है। आपकी एक बेटी की इज्जत भी लूटी है उसने। बस एक बार बाबा ने जो कह दिया उस पर ध्यान दो, कोई भी कुछ नहीं करेगा। और अब चलो, मैंने अपने आदमी पहले ही भेज दिए थे, वो उन्हें रोक कर रखेंगे
और अब हमें चलना चाहिए। लेकिन भैया, इससे पहले कि सूरज कुछ भी बोलता, अंकुश ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। सूरज खामोश हो गया। ठाकुर दिग्विजय अपने आदमियों के साथ हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन था, जिसके बाद हवेली का गेट लगा हुआ था। सूर्य हवेली के बाहर अचानक से ही आवाज आने लगी। हवेली के सभी लोगों ने देखा कि कुछ 10 से 15 जीप आकर हवेली के दरवाजे पर रुक गई हैं। उनमें बाबा साहिब के बहुत सारे आदमी उतरकर हवेली के चारों तरफ फैल गए। ठाकुर दिग्विजय के सामने नारायण महल के बाबा साहिब खड़े हुए थे। स्वागत है तुम्हारा हमारे यहाँ। बताओ, हमें परेशान करने की कुछ खास वजह है? बाबा साहिब गुस्से में आगे बढ़ते हुए बिना वक्त गवाए हवेली के दरवाजे पर ही खड़े होकर दिग्विजय से बोले, ए सूर्या, तुम्हारा स्वागत सत्कार लेने नहीं आए इतनी रात गए। ये बताओ, हमारा भैरव और हमारी बहुरिया कहाँ है?